हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश की इलेक्टिव बुक वुवन वर्ड्स का फिफ्थ ऐसे व्हाट इज़ अ गुड बुक। जॉन रस्किन का ये ऐसे है, जॉन रस्किन ने इसे लिखा था। तो चलिए पहले जॉन रस्किन का जो है इंट्रोडक्शन हम आज पढ़ेंगे, उसके बाद इस ऐसे को हम स्टार्ट करेंगे। तो जॉन रस्किन के बारे में पढ़ते हैं हम। जॉन रस्किन 1819 में इनका जन्म हुआ था और लगभग 1900 तक इनका जो है बर्थ रहा था, यानी कि 1900 में इनकी डेथ हो गई थी। अब ये एक पावरफुल इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक थे 19वीं सेंचुरी के, यानी कि 19वीं शताब्दी के ये क्रिटिक रहे हैं। पावरफुल थे, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, यानी कि प्रभावशाली आलोचक थे। क्रिटिक थे यानी कि कमेंट करते थे। ही रोट ऑन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। अब इन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट्स पर लिखा, नेचर पर, आर्ट पर, आर्किटेक्चर पर, पॉलिटिक्स पर, हिस्ट्री पर। ऑल हिज वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्लैरिटी ऑफ विजन। और इनके जितने भी काम थे वो उनके दृष्टिकोण के जो स्पेशलाइजेशन है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको दिखाते हैं। अब इनका फर्स्ट वॉल्यूम आया था मॉडर्न पेंटर्स, 1843 में आया। इट डिफेंडेड मॉडर्निज्म इन आर्ट्स अमंग द वर्क्स ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म are unto this last 1862 and Sesame and Lilies 1871 from which this extract has been taken। तो अब इनकी पहली जो बुक आई थी, पहला जो काम आया था मॉडर्न पेंट्स, 1843 में आया था। उसके बाद क्या हुआ, ये क्या हुआ, कलाओं में आधुनिकता का समर्थन करती थी इनकी ये जो बुक है, यानी कि आर्ट्स में क्या है, काफ़ी ज़्यादा सोशियलिटी को दिखाती थी, मॉडर्निज्म को दिखाती थी। अब इनके सोशल वर्क्स की बात की जाए तो इनके सोशल वर्क्स में क्या क्या हैं, अनटू दिस लास्ट जो कि 1862 में आया, सीजम या सीजेम जो भी आप कहना चाहते हैं ये भी आया। लिलीज 1871 में आया और लिलीज में से जो है हमारे पार्ट का जो एक्सट्रैक्ट है, चैप्टर का जो एक्सट्रैक्ट है वो लिया गया है। His ideas on architecture are presented in the Seven Lamps of Architecture 1849 and the Stones of Venice 1853। अब इनके जो आर्किटेक्चर के बारे में जितने भी आइडियाज़ थे, शिल्पकला के बारे में जो भी इनके आइडियाज़ थे, वो द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर 1849 में और द स्टोन्स ऑफ वेनिस में जो कि 1853 में आया था, उसमें रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, हमारे ऐसे को। ये ऐसे जो है नॉन फिक्शन का एक पार्ट है, यानी कि काफ़ी हद तक स्टोरी कब शुरू होगी और कहाँ चली जाएगी ये हमें पता नहीं लगेगा, यानी कि स्टोरी के अंदर क्या चल रहा है ये हमें पता नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा ब्रीफ जो है इसका मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो इसमें क्या है, जो राइटर है वो क्या कहता है कि एक जो बुक है वो हमेशा प्रिंटेड फॉर्म में होती है, लिखित रूप में होती है। कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी लेटर जो है उसे हम बुक के टाइप में नहीं रख सकते, बुक की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है, स्टेबिलिटी का अभाव होता है, यानी कि ये लंबे टाइम तक नहीं चल सकती। इसीलिए कोई अच्छी बुक है उसे स्टेबल रहना ज़रूरी है, यानी कि उसे लंबे समय तक बना रहना ज़रूरी है। अब जो लेखक है उसके अकॉर्डिंगली हम बात करें तो दो टाइप्स की बुक होती हैं, एक गुड बुक होती है, एक बैड बुक होती है, यानी कि अच्छी और बुरी पुस्तकें दो टाइप की होती हैं। और लेखक हमें साथ साथ क्या कहता है कि हमें तो गुड बुक्स ही पढ़नी चाहिए, अच्छी बुक्स ही पढ़नी चाहिए। अब ये अच्छी बुक्स जो हैं वो हर एक टाइम के लोगों के द्वारा लिखी गई हैं, चाहे वो बहुत पहले के हों, चाहे मिडिल एज के हों, मिड एवल के हों, या फिर प्रेजेंट टाइम के हों। तो ये अच्छी बुक्स जो है वो सभी, यानी कि बुक्स जो है वो सभी टाइप के लेखकों द्वारा लिखी गई हैं और ये प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल भी हैं। अब ये बुक्स जो हैं ये हमें जातियों से भी रिलेट कर जाती हैं कई बार, यानी कि जाति को रिलेट करते हुए भी कुछ बुक्स जो हैं वो आती हैं। अब इसमें हमारा ऑथर क्या कहता है, लेखक क्या कहता है कि ज्ञान के जो द्वार हैं वो केवल काबिल व्यक्तियों के लिए ओपन होते हैं, यानी कि जो नॉलेज है वो कोई ही प्राप्त कर पाता है, पूरी हर एक कोई इसे प्राप्त नहीं कर पाता है। और एक जो अच्छी बुक होती है उसमें काफ़ी डीप मीनिंग होते हैं, अगर हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी डीप मीनिंग्स आते हैं, और अगर हम उस डीप मीनिंग्स को समझ जाएं तो ही हम उस बुक के रियल मीनिंग को समझ पाते हैं। अब कोई बंदा होता है उसने बहुत सी बुक्स पढ़ी होती हैं, वो अनपढ़ ही माना जाएगा अगर उसने कोई ढंग की बुक नहीं पढ़ी है, यानी कि उसने कोई उसमें जो डीप मीनिंग है उसको नहीं समझा है, तो नहीं माना जाएगा कि उसने वो बुक को पढ़ा है। तो यही इस बुक का इस चैप्टर का ओवरव्यू जो है, समरी जो है यही है। तो चलिए अब बुक को पढ़ते हैं, हालांकि समरी भी काफ़ी बोरिंग सी ही मानी जाएगी इसमें। तो नॉन फिक्शन का पार्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं हम। द गुड बुक ऑफ द आवर।
then I do not speak of the bad ones, is simply the useful or pleasant talk of some person whom you cannot otherwise converse with, printed for you। अब यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि एक अच्छे समय की जो बुक है, और साथ साथ वो इसको ऐड करता है कि इस टाइम मैं बुरी बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि वो अच्छी बुक्स के बारे में पहले बता रहा है कि एक अच्छे समय की बुक, एक अच्छी बुक क्या है। वो अच्छी बुक है साधारण रूप से किसी व्यक्ति के लिए या तो वो उपयोगी हो या फिर उसके मन को भा जाए, इस तरह की बुक हो, या फिर उसके मन की जो बातचीत यानी कि जो मन में सोच रहा है वैसी ही कोई थिंग्स जो हैं उस बुक में आ जाएं, तो वो उसके लिए यूज़फुल मानी जाती है। और बुक से आप बात नहीं कर सकते, कन्वर्स नहीं कर सकते, ये भी यहाँ पर ही कहता है, और बुक जो है आपके लिए ही प्रिंट की जाती है। वेरी यूजफुल ऑफन, टेलिंग यू व्हाट यू नीड टू नो, वेरी प्लीजेंट ऑफन, एज अ सेंसिबल फ्रेंड्स प्रेजेंट टॉक वुड बी। अभी आगे क्या कहते हैं, सामान्यतः क्या होती है, बहुत ही उपयोगी हो जो बुक आपको ये बताने के लिए कि आपको क्या करना ज़रूरी है, जो आपके मन को भी भा जाए। जैसे आपके फ्रेंड की कोई बातचीत है वो आपको अच्छी लगती है, उसी तरह कोई बुक भी आपको अच्छी लग जाए, आपके मन को भा जाए, तो वही जो है आपके लिए ज़रूरी है, वही एक अच्छी बुक मानी जा सकती है। These bright accounts of travel, good humored and witty discussions of questions, lively or pathetic storytelling in the form of novel। अब आगे ये क्या कहते हैं कि ये जो मन को भाने वाली जो भी बुक्स हैं उनमें क्या है, यात्राओं का अच्छा वर्णन होना चाहिए। ट्रैवलिंग के बारे में कोई स्टोरीज होती हैं तो हम उन्हें पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ट्रैवल से रिलेटेड कोई स्टोरी हो, अच्छा वर्णन हो उनका, या फिर कोई क्वेरीज हैं, किसी के सवाल जवाब हैं, या तो वो हास्यास्पद होने चाहिए, मजाकिया होने चाहिए प्रश्न। और कुछ नॉवेल्स होते हैं जिनमें कि अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं, कोई ढंग की बात बताई होती है जो हमारे मन को भा जाती है, उस तरह की चीज़ें। लाइवली और पैथेटिक यानी कि जो हमारे मन को भा जाए, या फिर काफ़ी ज़्यादा दयनीय कहानियाँ हो उसमें, ये चीज़ें जो हो वो हमारे मन को भाती हैं। फर्म फैक्ट टेलिंग बाय द रियल एजेंट्स कंसर्न्ड इन द इवेंट्स ऑफ पासिंग हिस्ट्री, या फिर कोई समय जो कि गुजर चुका है उसके बारे में कोई रियल एजेंट्स बता रहे हैं, कोई ठोस तथ्य लेकर आ रहे हैं, कोई ठोस सबूत लेकर आ रहे हैं, और उस तथ्यों से, उन फैक्ट से ही हमें वो ये चीज़ें बता रहे हैं, तो हमें सुनने में अच्छा लगता है। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं 6 to 12 की बुक्स में, काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में जानकारी मिलती है कि किस सभ्यता की खोज किसने की, किसने इसके बारे में डिस्क्रिप्टिवली बताया, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वो सारी चीज़ें कौन है, हमें रियल एजेंट्स ही बताते हैं। ऑल दिस बुक्स ऑफ द आर मल्टीप्लाइंग अमंग अस एज एजुकेशन बिकम मोर जनरल। तो ये क्या है, ये जितनी भी बुक्स जो इस तरह की होती हैं वो हमारे बीच आती हैं, हमारे बीच में ज्ञान को बढ़ाती हैं, उसको मल्टीप्लाई करती जाती हैं, लोगों के बीच में बढ़ाती जाती हैं, और एक समय पर क्या है वो नॉर्मल हो जाती हैं। यानी कि एक बुक जो स्टार्टिंग में आई है, जैसे बेसिक एग्जांपल लें, कोई फ़ोन है रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तब वो सेल में बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन 2-4-6 महीने बाद वो आम मिलने लग जाता है हमें, क्योंकि तब वो क्या है अच्छी मात्रा में अवेलेबल हो जाता है। स्टार्टिंग में उसकी ज़्यादा जो पीसेज हैं वो नहीं बनाए जाते, लेकिन बाद में जैसे जैसे जनता को उसकी क्वालिटीज़ का पता लगता है वैसे वैसे यूज़ होने लग जाता है, तो कंपनी उस अकॉर्डिंगली जो उसकी सेल है वो बढ़ा देती है। तो उसी तरह बुक्स भी होती हैं। सो आर अ पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पोजेशंस ऑफ द प्रेजेंट एज। अब ये बुक्स क्या हैं, हमारे बीच में आ जाती हैं, हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और क्या है हम इनके बारे में पूरी तरह से खुश हो जाते हैं इनको पढ़ के, प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं ये, इसके काफ़ी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पेक्यूलर हैं, यानी कि कुछ डिफरेंट है, विचित्र हैं। वी ought टू बी एंटायरली थैंकफुल, हमें इनके लिए खुश होना चाहिए। एंड एंटायरली अशेम्ड ऑफ आवर सेल्फ, और खुद पर शर्मिंदा होना चाहिए। अब शर्मिंदा होने का रीज़न भी क्या बताता है, इफ़ वी मेक नो गुड यूज़ ऑफ देम, अगर हम उनका सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, सही चीज़ों में उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो हमें उसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। बट वी मेक अप द वर्स्ट पॉसिबल यूज़ इफ़ वी अलाउ देम टू अजर्व द प्लेस ऑफ ट्रू बुक्स, और हमें शर्मिंदा इस बात के लिए होना चाहिए कि अगर हम उनका स्थान किसी और किसी और बुक को हड़पने देते हैं, अच्छी बुक्स का स्थान, तो वो हमारे लिए काफ़ी शर्म की बात है, उसके लिए हमें शर्मिंदा होना चाहिए। फॉर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अब ये कहता है कि क्योंकि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मतलब कि ये पूरे जोर लगाकर इस बात को कह रहा है
और मतलब सख्ती से कह रहा है दैट दे आर नॉट बुक्स एट ऑल बट मेयरली लेटर्स और न्यूज़पेपर इन गुड प्रिंट, कि जिनका स्थान हम बुक्स को दे देते हैं वो एक्चुअल में बुक्स नहीं होती हैं, वो मेयरली लेटर्स होते हैं, केवल लेटर्स, यानी कि या तो इसे आप शब्द कह सकते हैं, जो लेटर होते हैं प्रिंटेड फॉर्म में वो हो सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर हैं जो कि अच्छी तरह से प्रिंट किए गए हैं। और फ्रेंड्स लेटर मे बी डिलाइटफुल और नेसेसरी टुडे, आज के समय में हमारे लिए हमारे दोस्त का जो पत्र है वो या तो डिलाइटफुल होगा, हमें अच्छा लगता है, या फिर इंपॉर्टेंट भी लगता है, नेसेसरी भी लगता है। वेदर वर्थ कीपिंग और नॉट, या तो हमें वो वर्थ कीपिंग लगता है, यानी कि संभाल के रखने लायक लगता है या नहीं लगता। इज टू बी कंसीडर्ड, उसे आप इस चीज़ में कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि इस पर विचार किया जा सकता है। द न्यूज़पेपर मे बी एंटायरली प्रॉपर एट ब्रेकफास्ट टाइम बट एश्योर्डली इट इज़ नॉट रीडिंग फॉर ऑल डे। और ये न्यूज़पेपर की बात करते हुए क्या कहता है कि न्यूज़पेपर जो है वो ब्रेकफास्ट टाइम में तो ठीक है, लेकिन एश्योरली ये मैं कह सकता हूँ कि ये पूरे दिन रीडिंग के लिए नहीं होता है न्यूज़पेपर। सो दो बाउंड अप इन अ वॉल्यूम द लॉन्ग लेटर विच गिव्स यू सो प्लीजेंट एन अकाउंट ऑफ द inns, the roads and weather last year at such a place, or which tells you that assuming story or gives you the real circumstances of such and such events, however valuable for occasional reference, may be not in the real sense of the word a book at all, nor in the real sense to be read। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से क्वेश्चन जरूर बन सकता है, मार्क कर लीजिएगा कि सो दो बाउंड इन अप इन ए वॉल्यूम, यानी कि इस बात के लिए गांठ बांध लो। द लेटर विच गिव्स यू सो प्लीजेंट एन अकाउंट ऑफ इन, ऐसे लेटर्स जो कि आपको किसी स्थान विशेष की, इन वैसे तो पब के लिए आता है और होटल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि धर्मशाला वगैरह के लिए, कि या तो वो आपको धर्मशाला की, किसी रोड की, किसी स्थान पर कोई वेदर किस समय क्या था, और विच टेल्स यू दैट एज्यूमिंग स्टोरीज और गिव्स यू द रियल सर्कमस्टांसेस ऑफ सच एंड सच इवेंट्स, या फिर कोई स्टोरी होती है रिलेट करती हुई किसी न्यूज़पेपर में, या फिर किसी अमुक अमुक घटना के बारे में जानकारी मिलती है, हाउ एवर वैल्यूएबल और ओकेजनल फॉर ओकेजनल रेफरेंस, यानी कि कुछ समय के लिए आपको वो वैल्यूएबल लगती है चीज़ लेकिन बाद में नहीं लगती। इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड अ बुक एट ऑल, तो आप उसे एक बुक की श्रेणी में नहीं रख सकते, नॉर इन द रियल सेंस टू बी रेड, ना ही उसे बार बार पढ़ने के लिए सही समझ सकते हैं, यानी कि वास्तविक अर्थ में वो पुस्तक नहीं है जिसे कि बार बार पढ़ा जाए, मतलब वो कुछ समय के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है लेकिन फुल टाइम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अ बुक इज इसेंशियली, पहले फर्स्ट पेज के जो मीनिंग है वो देख लीजिए। अच्छा, इसके जो मीनिंग है उसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सॉल्यूशन हब 0001 नाम से चैनल है टेलीग्राम पर, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ जो है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगी, वर्ड मीनिंग वाली। तो वर्ड मीनिंग देख लीजिए पहले साथ में। तो कन्वर्स का मीनिंग क्या होता है? वार्तालाप करना। जब हम किसी से कन्वर्सेट करते हैं तो उसे कन्वर्स कहा जाता है। उसके बाद आता है सेंसिबल, या फिर इसे आप सेंसिबल भी कहते हैं। तो पहले कन्वर्स देखिए, कन्वर्स यानी कि वार्तालाप करना, सेंसिबल यानी कि समझदार। उसके बाद है विटी। विटी का क्या है? फनी या ह्यूमरस कहते हैं आप जिसे, मजाकिया कहते हैं। पैथेटिक क्या है? दयनीय कहते हैं इसे। फर्म क्या है? फर्म है सॉलिड, ठोस जिसे आप कहते हैं, ठोस पुख्ता सबूत, फर्म फैक्ट टेलिंग। उसके बाद है पेक्यूलर, असामान्य या विचित्र, जो कि डिफरेंट होते हैं। ऑब्जर्व यानी कि हड़पना। जब आप एज यू लाइक इट पढ़ते हैं तो एज यू लाइक इट में इस वर्ड का बहुत बार यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो ड्यूक फ्रेडरिक होता है वो अपने बड़े भाई की जो राजगद्दी है वो हड़प लेता है। टेक अ पोजीशन और पावर ऑफ इम्पोर्टेंस इलीगली बाय अ फोर्स, यानी कि किसी चीज़ को हथियार लेना। उसके बाद है एश्योर्डली यानी कि कॉन्फिडेंटली, निश्चित तौर पर। तो ये इस पेज के मीनिंग हो गए हैं। चलिए अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं हम। अ बुक इज एसेंशियली नॉट अ टॉक्ड थिंग बट अ रिटन थिंग। अब एक बुक जो है एसेंशियली, मुख्य तौर पर क्या है, कोई बातचीत नहीं होती है, वो एक रिटन फॉर्म होती है। एंड रिटन नोट विद द व्यू ऑफ मोर कम्युनिकेशन, और उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाना जरूरी है कि उसमें ज़्यादा बातचीत ना हो, बट ऑफ परमानेंस, लेकिन स्थायित्व जरूर होना चाहिए, उसमें परमानेंट होनी चाहिए वो चीज़। द बुक ऑफ टॉक इज प्रिंटेड ओनली बिकॉज इट्स ऑथर कैन नॉट स्पीक टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट वंस। अब एक बुक जो कि बातचीत के लिए लिखी जाती है, वो एक्चुअल में किस लिए लिखी जाती है? क्योंकि जो उसका ऑथर है वो हर एक किसी से, थाउजेंड्स ऑफ पीपल से बात नहीं कर पाता है, हजारों लोग से एक समय पर,
इफ ही कुड ही वुड, अगर वो कर सकता तो वो जरूर करता। द वॉल्यूम इज मेयर मल्टीप्लीकेशन ऑफ हिज वॉइस, तो उसकी ये जो बुक है, उसकी ये जो वॉल्यूम है, वो केवल और केवल मात्र मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि काफ़ी लोगों तक उसके जो किताब, उसकी जो आवाज़ है उसे पहुंचाने का एक जरिया है, ताकि वो मल्टीप्लिसिटी में यानी कि काफ़ी लोगों तक एक समय में पहुंच जाए। यू कैन नॉट टॉक टू योर फ्रेंड इन इंडिया, आप एक समय पर अपने दोस्त से इंडिया में बात नहीं कर पा रहे हैं। इफ़ यू कुड यू वुड, अगर आप कर पाते तो आप करते। यू वुड राइट इंस्टीड, तो आप उसकी जगह उसे लिख सकते हैं कुछ ना कुछ, जैसे कि आज आप अब तो चलो इंटरनेशनल कॉलिंग की फैसिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन पहले के समय में इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, तो हम क्या करते थे, उस लेटर वगैरह का यूज़ ज़्यादा किया करते थे, टेलीग्राम वगैरह भेजे जाते थे। अच्छा, टेलीग्राम आज के समय का अलग है और पहले के समय का अलग था, तो वो प्रिंटेड फॉर्म में होता था, तो आप उसे लिखते। दैट इज़ मेयर कन्वीनियंस ऑफ वॉइस, और ये क्या है, केवल और केवल मात्र आपकी जो आवाज़ है उसे पहुंचाने का एक वाहन है, उसे पहुंचाने का एक जरिया है, जो आप उसे लेटर लिख रहे हैं। बट अ बुक इज़ रिटन, लेकिन एक बुक जो होती है वो रिटन फॉर्म में होती है। नॉट टू मल्टीप्लाई द वॉइस मेयरली, और वो केवल वॉइस को उस ऑथर की वॉइस को काफ़ी लोगों तक पहुंचाना नहीं होता। नॉट टू कैरी इट मेयरली, या फिर इसे वहन करना भी नहीं होता। बट टू प्रिजर्व इट, बल्कि इसे संभाल के रखने के लिए होती है ये बुक, यानी कि उसे पढ़ सकें लोग, ढंग से समझ सकें। द ऑथर हैज समथिंग टू से विच ही परसीव्स टू बी ट्रू एंड यूजफुल, अब एक ऑथर है वो कुछ कहना चाह रहा है जो कि उसे यूजफुल लगता है, जो कि उसे सत्य लगता है, और हेल्पफुली ब्यूटीफुल, या फिर अच्छे तौर पर उसे काफ़ी हेल्पफुल लगता है लोगों के लिए। सो फार एज ई नो वन हैज़ येट सेड इट, और जैसा कि उसे लगता है कि किसी ने अभी तक इसे कहा नहीं होगा। सो फार एज ई नोज नो वन एल्स कैन से इट, और उसे ऐसा लगता है कि आगे भी ऐसा कोई नहीं कहेगा। ही इज़ बाउंड टू से इट, तो वो ऐसे खुद को बाउंड कर लेता है कि हाँ मैं ये चीज़ लोगों को बताऊंगा। क्लियरली एंड मेलोडियसली इफ़ ही में, और वो अच्छे से लोगों को बताएगा, समझाएगा मेलोडियसली, चाहे वो संगीत के रूप में समझाए, कैसे भी समझाए वो समझाएगा। क्लियरली एट ऑल इवेंट्स, और हर एक समय पर जैसे जैसे उसे मौका मिलेगा वो उस चीज़ को समझाने की कोशिश जरूर करेगा। In the sum of his life, he finds this to be the thing or group of things manifest to him. This is the piece of true knowledge or sight which his share of sunshine and earth has permitted him to seize. In the sum of his life, he finds this to be the thing or group of things. अब उसके जितनी भी लाइफ का सार है, उसके जीवन का जितना भी समय उसने बिताया है, उस सार में क्या है, दिस इज दिस टू बी द थिंग और ग्रुप ऑफ थिंग्स, उसमें ये चीज़ को समझता है, वो पाता है कि ये जो भी चीज़ें हैं मेरे पास, या चीज़ों का जो भी ग्रुप है मेरे पास, मैनिफेस्ट टू हिम। अब मैनिफेस्ट वर्ड आया है, इसका क्या मीनिंग होता है? मैनिफेस्ट का मीनिंग होता है जब हम किसी चीज़ को अच्छे से देख पाते हैं, उसे ग्रहण कर पाते हैं, तो क्या आता है इसमें कि वो अपनी लाइफ के सार में इस चीज़ को पा लेता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी ग्रुप, चीज़ों का जो ग्रुप है उसे वो अच्छे से ग्रहण कर लेता है। दिस इज़ द पीस ऑफ ट्रू नॉलेज, तो वही उसकी ट्रू नॉलेज है, वही उसका नज़रिया है। विच हिज शेयर ऑफ सनशाइन एंड अर्थ हैज़ परमिटेड हिम टू सीज, और धरती ने या फिर जो सूर्य की किरणें हैं उस चीज़ ने उसे अलाउ कर दिया इस चीज़ को ग्रहण करने के लिए, ऐसा हम कह सकते हैं। सीज यानी कि अधिकार कर लेना उस चीज़ को। ही वुड फेन सेट इट डाउन फॉर एवर। अब यहाँ पर एक वर्ड और आया है, फेन। फेन का क्या मीनिंग होता है? किसी भी परिस्थिति के कारण हम जब विवश हो जाते हैं या फिर कभी अपनी इच्छा से करते हैं किसी चीज़ को, तो उस चीज़ को हम क्या देते हैं? फेन। तो वो ही वुड फेन सेट इट डाउन फॉर एवर एंड ग्रेव इट ऑन ए रॉक, तो वो परिस्थितियों से विवश होकर या तो इसे करेगा या फिर किसी पत्थर पर इसे लिख देगा, एनग्रेव कर देगा, परमानेंटली बना देगा। इफ़ ही कुड सेइंग, और अगर उसे बोलने का मौका मिले तो वो कहेगा, दिस इज़ द बेस्ट ऑफ मी, ये मेरे से जितनी भी उम्मीद की जा सकती थी उसमें से मेरा बेस्ट है। फॉर द रेस्ट आई एट एंड ड्रैंक एंड स्लेप्ट, लव्ड एंड हेटेड like another, my life was as the vapor and is not, but this I saw and knew, this if anything of mine is worth your memory। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्वर्टेड कोमा में मार्क की गई है ये।
तो क्या कहता है इसमें कि ये मेरा जितनी भी लाइफ है मैंने बिताया उसमें मेरा बेस्ट है, बाकी के समय मैं खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा, लोगों द्वारा मुझे प्यार किया जाएगा, लोग मुझसे घृणा भी करेंगे हेट भी करेंगे जैसे कि बाकियों से की जाती है। माई लाइफ वॉज एज द वेपर, मेरी लाइफ जो है वो भाप बन जाएगी, यानी कि जैसे मरने के बाद हमें जला दिया जाता है और फिर थोड़े समय बाद हम भी धुआं हो जाते हैं, उसी तरह ये बात कर रहा है। एंड इज नॉट, और नहीं रहूंगा मैं, बट दिस आई सॉ एंड न्यू, लेकिन मैंने जितना भी देखा है और जितना भी जाना है जितना भी जानता हूँ, दिस इफ एनीथिंग ऑफ माइन, और यदि उसमें से मेरा कुछ भी बचता है, इज वर्थ योर मेमोरी, तो वो क्या है, हमारी जो मेमोरी है वही हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। यही चीज़ ये यहाँ पर इसमें कहता है। दैट हिज राइटिंग इट इज़ इन हिज स्मॉल ह्यूमन वे एंड विद वट एवर डिग्री ऑफ ट्रू इंस्पिरेशन इज इन हिम, हिज इंस्क्रिप्शन और स्क्रिप्चर दैट इज अ बुक। तो इस मोटी मोटी लाइनों में ये क्या एक बुक की बात बताता है कि एक बुक में क्या होना चाहिए, उसको वो ह्यूमन लाइफ से रिलेट करता हुआ बता रहा है इसमें। तो क्या कहता है इसमें, दैट हिज राइटिंग इट इज़, और वो क्या है, जो भी है वह उसका लेखन है, यह एक छोटे से मानवीय रूप में है। दैट इज इन हिज स्मॉल ह्यूमन वे, यानी कि ह्यूमन वे में है, एक मानवीय रूप का एक छोटा सा ही रूप है। एंड विद वट एवर डिग्री ऑफ ट्रू इंस्पिरेशन इज इन हिम, और उसमें जितनी भी सच्ची प्रेरणा की जितनी भी मात्रा है, जितना भी उसमें डिग्री है उस चीज़ की, हिज इंस्क्रिप्शन, तो वो क्या है, उसके वर्ड्स हैं, और स्क्रिप्चर या फिर उसका जो भी ग्रंथ है जो कि उसकी लाइफ है, दैट इज अ बुक, उस चीज़ को हम बुक कह सकते हैं। तो मेनली इन लाइनों में उसने क्या कहा है कि एक व्यक्ति के जीवन में जो भी घटित होता है, चाहे वो उसका अच्छा है बुरा है जो भी है, उन सभी चीज़ों का सार क्या है, अगर उसे लिखा जाता है शब्दों में या ग्रंथ में, तो उसे हम एक बुक कह सकते हैं। इस मोटे मोटे पैराग्राफ में यही उसने कहा है मेनली। नाउ परहैप्स, ओके, पहले इसने मीनिंग देख लीजिए। तो कम्युनिकेशन क्या है, संचार, जिसे आप वार्तालाप कहते हैं, कम्युनिकेट करना। परमानेंस यानी कि किसी चीज़ को परमानेंट कर देना, स्थायी कर देना। मेयर यानी कि मात्र। कन्वेनेंस यानी कि किसी चीज़ को वहन करना होता है। द एक्शन ऑफ प्रोसेस और ऑफ ट्रांसपोर्ट और कैरिंग समथिंग समवन और समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक ट्रांसपोर्ट का जरिया जिसे आप कहते हैं। प्रिसीव का क्या मीनिंग होता है, इंद्रियों द्वारा ग्रहण करना है, किसी चीज़ को देखना, उस चीज़ को प्रिसीव करना, ग्रहण करना कहते हैं। मैनिफेस्ट, मैंने आपको बताया था पहले भी, किसी वस्तु को जब हम स्पष्ट रूप से किसी चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं, प्रकट कर लेते हैं। फेन क्या होता है, परिस्थितियों के कारण विवश हो जाते हैं हम, या फिर किसी चीज़ को अपनी इच्छा से करते हैं। एनग्रेव क्या होता है, किसी चीज़ पर कुरेदना। कट और क्रेव ऑन द सरफेस ऑफ अ हार्ड ऑब्जेक्ट, जैसे पत्थर पर किसी चीज़ से हम कुरेद देते हैं अपना नाम वगैरह, तो उसे एनग्रेव करना कहते हैं। उसके बाद है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है, उत्कीर्ण शब्द यानी कि राइटिंग वर्ड्स जो होते हैं। स्क्रिप्चर, एक्चुअल में स्क्रिप्चर का कुछ और मीनिंग होता है, बाइबल से रिलेट किया हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर इसका ग्रंथ के रूप में, एक नॉवल के रूप में लिया गया है, लाइक अ बाइबल कह सकते हैं हम। और उसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं। परहैप्स यू थिंक नो बुक्स वर एवर सो रिटन, तो क्या आप अभी भी सोचते हैं कि कोई भी बुक आज तक नहीं लिखी गई होगी। बट अगेन आई आस्क यू, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू एट ऑल बिलीव इन ऑनेस्टी और एट ऑल इन काइंडनेस, कि क्या आप भी ऑनेस्टी में या फिर काइंडनेस में यानी कि दयालुता में विश्वास करते हैं या फिर ईमानदारी में विश्वास करते हैं। और डू यू थिंक देयर इज नेवर एनी ऑनेस्टी और बेनवलेंस इन वाइज पीपल, या फिर क्या आपको लगता है कि समझदार लोग जो होते हैं, वाइज पीपल होते हैं, उनमें ईमानदारी या दयालुता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। नन ऑफ अस आई होप आर सो अनहैप्पी एज टू थिंक दैट, तो मैं ये आशा करता हूँ कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस चीज़ को देखकर दुखी ना हो, इतना ही, यानी कि अप्रसन्न होगा, अनहैप्पी होगा। वेल, वट एवर बिट ऑफ अ वाइज मैंस वर्क इज ऑनेस्टी एंड बेनवलेंटली डन, दैट बिट इज हिज बुक, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, और हिज पीस ऑफ आर्ट। तो ये यहाँ पर कहता है कि किसी सियाणे बंदे के द्वारा जो भी काम किया गया है, चाहे उसकी ईमानदारी से किया गया है, चाहे उसकी दयालुता से किया गया काम है, उसका जो भी काम किया गया है उसे हम एक बुक कह सकते हैं अगर लिखें हम उसे। और हिज पीस ऑफ आर्ट, या फिर उसके जो भी उसकी कलाकृति है, उसका जो भी आर्ट है, उसे हम बुक कह सकते हैं। इट इज़ मिक्सड ऑलवेज विद एवल फ्रेगमेंट्स, अब इसमें बुरी चीज़ें भी होंगी, इल डन जो कि बुरे तरीके से की गई हों,
रेडंडेंट हो यानी कि बेकार हो, अफेक्टेड वर्क हो यानी कि कोई दुष्प्रभाव वाला काम हो। बट इफ़ यू रीड राइटली, लेकिन आप अगर उसे अच्छे से पढ़ोगे, यू विल इजीली डिस्कवर द ट्रू बिट्स, तो आप उसमें से अच्छी चीज़ों को अच्छे से ग्रहण कर पाओगे, एंड दोज आर द बुक, और वही चीज़ आपके लिए बुक बन जाएगी। तो इसमें जो भी वर्ड्स हैं, बेनवलेंस, बेनवलेंस दयालुता या मित्रता का भाव जिसे कहते हैं हम। रेडंडेंट क्या होता है, बेकार या फिर फालतू जिसे आप कहते हैं। नाउ बुक्स ऑफ दिस काइंड हैव बीन रिटन इन ऑल एजेस बाय देयर ग्रेटेस्ट मैन। अब इस तरह की जो भी बुक्स होती हैं वो हर एक समय के हर एक ग्रेटेस्ट मैन द्वारा यानी कि महान व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती हैं, चाहे वो ग्रेट लीडर्स हों, महान नेता हो, महान राजनेता हों, स्टेटमेंट्स हों, और ग्रेट थिंकर्स या फिर कोई भी विचारक हों बड़े बड़े। दीज आर ऑल एट योर चॉइस, ये सभी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। एंड लाइफ इज़ शॉर्ट, और लाइफ जो है हमारी वो बहुत छोटी है। यहाँ पर क्या मीनिंग कहता है कि हमारी चॉइस पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर हम एक चीज़ को पढ़ने का सोचते हैं तो उसी समय पर हम दूसरी चीज़ को नहीं पढ़ पाते, और एक बार जो समय निकल जाता है वो वापस नहीं आ पाता। यानी कि अगर हम बाई चांस 9th में 10th का मैटर पढ़ने लग जाते हैं तो हमारा 9th का मैटर छूट जाता है, और अगर हम उस 9th के मैटर को एक बार छोड़ देंगे तो वो 9th क्लास हमारे समय में दोबारा नहीं आएगी, उसके लिए हमें एक और साल लगाना पड़ेगा, यानी कि वो बीता हुआ साल वापस नहीं आएगा। सो यू हैव हर्ड एज मच बिफोर, आपने पहले भी बहुत कुछ सुना होगा। येट हैव यू मेजर्ड एंड मैप्ड आउट दिस शॉर्ट लाइफ एंड इट्स पॉसिबिलिटी, लेकिन फिर भी क्या आपने इस छोटी सी ज़िंदगी में जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस ज़िंदगी में, उसे कभी मेज़र किया हो, मापा हो, या फिर उसका कभी मैपिंग की हो, यानी कि उस चीज़ को कभी चित्रण किया हो, ऐसा कभी आपने किया है? सो डू यू नो इफ़ यू रीड दिस दैट यू कैन नॉट रीड दैट, तो क्या आप जानते हैं अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आप उस चीज़ को नहीं पढ़ पाएंगे। दैट वट यू लूज टुडे यू कैन नॉट गेन टुमारो, कि क्या आप जिस चीज़ को आप आज खो देते हैं उस चीज़ को आप कल नहीं पा पाएंगे। विल यू गो एंड गॉसिप विद योर हाउसमेट और योर स्टेबल बॉय, कि क्या आप, अब ये थोड़ी सी यहाँ से काफ़ी बोरिंग सी चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। दैट विल यू गो एंड गॉसिप विद योर हाउसमेट, कि क्या आप अपने घर की काम वाली से बात करेंगे जाकर, और योर स्टेबल बॉय या फिर आपके जो घोड़ों का लालन पालन करता है, अश्वपाल होता है आपका, उससे जाके बात करेंगे। व्हेन यू मे टॉक विद क्वींस एंड किंग्स, जबकि आपके सामने रानियों से या राजाओं से बात करने की अपॉर्चुनिटी हो, आपको उस चीज़ की अनुमति हो। और फ्लैटर योर सेल्स दैट इट इज़ विद एनी वर्दी कॉन्शियसनेस ऑफ योर ऑन क्लेम्स टू रिस्पेक्ट दैट यू जोसल विद द कॉमन क्राउड फॉर एंट्री हेयर an audience there when all the while this eternal court is open to you with its society wide as the world, multitudinous as its days, the chosen and the mighty, mighty यहाँ पर powerful, powerness से है, ध्यान रखिएगा, of every place and time। यहाँ तक काफ़ी बोरिंग सी लाइन है। सो विल यू गो एंड गोसिप, ये तो हो गया था, चलिए। When you may talk with, ये भी हो गया था। और flatter yourselves then it is with any worthy consciousness of your own claims to respect that you jostle with the common crowd for entry here। तो अभी आगे क्या कहता है कि या फिर आप अपने आप से चापलूसी करेंगे इस बात की, यानी कि आप अपने आप से फ्लैटरनेस करेंगे कि किसी भी सम्मान के लिए, यानी कि सम्मान पाने के लिए मैं आम भीड़ में जाऊं, वहाँ पे धक्का मुक्की करूं, या फिर वहाँ पर मुझे कई तरह के लोग मिलेंगे, ऑडियंस मिलेगी, हालांकि मेरे सामने पूरा का पूरा कोर्ट खुला होगा, यानी कि सारा मैदान मेरे लिए खाली पड़ा हो दूसरी साइड, और उस मैदान में खुद का उसका संसार हो, यानी कि वर्ल्ड हो खुद का, जो कि एक दुनिया के जितना बड़ा हो, मल्टी टीडियसनेस एज इट्स डेज, और इसके दिन जो हैं वो भी बहुत सारे हों, यानी कि जैसे हमारी लाइफ के दिन भी बहुत ज़्यादा होते हैं उसी तरह इस दुनिया के दिन भी बहुत ज़्यादा हों। द चूजन एंड द माइटी ऑफ एवरी प्लेस एंड टाइम, और इसमें भी क्या हो, इसमें भी हर समय हर स्थान से चुने हुए शक्तिशाली लोग हों, उनका साथ हो आपके साथ, तो आप किस चीज़ को चूज करेंगे, यही इसमें मेनली पूछा है। तो ये काफ़ी बोरिंग सी लाइन है वैसे तो मेरे अकॉर्डिंगली। इनटू दैट यू मे एंटर ऑलवेज, और अब ये आगे क्या कहता है कि इसमें भी आप क्या करेंगे, आप जब चाहे प्रवेश कर सकते हैं। इन दैट यू मे टेक फेलोशिप एंड रैंक अकॉर्डिंग टू योर विश,
और उसमें भी आप अपने अकॉर्डिंगली सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। आपने अकॉर्डिंगली खुद को रैंक कर सकते हैं कि मैं अब मंत्री हूँ, मैं अब राजा हूँ, मैं अब ये हूँ, मैं अब वो हूँ। फ्रॉम दैट वंस एंटर्ड इनटू इट यू कैन नेवर बी आउटकास्ट बाय योर ऑन फॉल्ट। और एक बार जब आप इसमें एंटर कर गए तो आप अपनी मर्जी से, मतलब आपको ऐसे धक्के से बाहर नहीं किया जाएगा जब तक आपकी कोई गलती ना हो। By your aristocracy or companionship there, your own inherent aristocracy will be assuredly tested, and the motives with which you strive to take high place in the society of the living measured। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी कि आपको इस चीज़ के लिए भी चेक किया जाएगा, यानी कि आप किस जात से हैं, आपकी जात को जांचा जाएगा, मतलब आपने किस जाति में जन्म लिया उस चीज़ को जरूर जांचा जाएगा, चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट नहीं टेस्ट किया जाएगा। और जिस उद्देश्य से आप इस सोसाइटी में रहना चाहते हैं, अपना रैंक बनाना चाहते हैं, अपना हाई प्लेस बनाना चाहते हैं, उस रैंक को भी, उस चीज़ को भी मेज़र किया जाएगा, चेक किया जाएगा। एज टू ऑल द ट्रूथ एंड सिंसियरिटी देयर दैट आर इन देम बाय द प्लेस यू डिज़ायर टू टेक इन दिस कंपनी ऑफ द डेड। और उसके बाद जैसे कि इन्हीं में सब कुछ हो, यानी कि सच भी इनमें है, ईमानदारी भी इनमें है, इस तरह से वो आपको चेक करेंगे। बाय द प्लेस यू डिज़ायर टू टेक इन दिस कंपनी ऑफ द डेड। और उसमें भी जिस स्थान की आप इच्छा करते हैं वो आपको, यानी कि बहुत लंबे टाइम बाद प्राप्त हो, यानी कि मान लो जैसे कि आप डेड होने वाले हों या फिर मृतकों की श्रेणी में आने वाले हों, कंपनी होने की मिलने वाली हो, वैसे समय पर जाकर आपको वो प्लेस मिले। तो इस तरह की बात यहाँ पर ये करता है। काफ़ी बोरिंग सी है, मैंने शुरू में बताया कि नॉन फिक्शन है, कहाँ की बात कहाँ चली जाती है कुछ नहीं पता लगता। तो इसके मीनिंग देखिए, मैपेड का क्या मीनिंग होता है, किसी चीज़ को दिखाना, मैप पर भी आप दुनिया को दिखाते ही हैं। स्टेबल बॉय अश्वपाल, सईस भी कहते हैं इसे, यानी कि जो घोड़ों का लालन पालन करता है। मल्टीटिडियसनेस, बहुसंख्यक। और एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, द हाईएस्ट क्लास इन सर्टेन सोसाइटीज टिपिकली कंपेराइजिंग पीपल ऑफ नोबल बर्थ होल्डिंग हेरिडिटरी टाइटल्स एंड ऑफिसेज। यानी कि ये एक तरह से सीधी सीधी एक दो वर्ड में बात करूं तो आपकी जाति, जन्मजात जाति जो होती है उसे दिखाया जाता है। स्ट्राइव का क्या होता है, मेक ग्रेट एफर्ट्स टू अचीव और ऑब्टेन समथिंग, यानी कि स्ट्रगल करना जिसे आप कहते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर स्ट्राइव करके बताया गया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद इसके जो वर्ड मीनिंग की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल सॉल्यूशन ऑफ 0001 पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, और उसके साथ साथ 11th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहीं पर आप चेक कर लीजिएगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कोई भी चैप्टर इतना। तो वहीं पर आपको ये चैप्टर मिल जाएंगे सारे के सारे वीडियोस। तो मिलते हैं बाकी सेकंड पार्ट में। तो टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।